तो क्लास हम आज बात कर रहे हैं क्लास 12th के एक नए चैप्टर का जो फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, दैट इज सॉलिड स्टेट्स। तो हम सब जानते हैं, अगर हम मैटर को फिजिकल फॉर्म के अंदर क्लासिफाई करते हैं तो मैटर के तीन स्टेट्स आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इस स्टेट के ऊपर हमारे पास क्लास 11th में एक चैप्टर था जिसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसने मेनली गैसेस के बारे में बात करी थी। थोड़ा सा उन्होंने लिक्विड्स के बारे में भी बात करी थी, जैसे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो थी वो भी लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करी थी। लिक्विड्स की थ्योरी के बारे में भी डिस्कशन हुआ था। तो बेटा अब 12th क्लास के अंदर उन्होंने हमको एक इंटायरली बेस्ड चैप्टर दे दिया जिसका नाम है सॉलिड स्टेट्स। तो हम सब जानते हैं कि सॉलिड वो स्टेट होता है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो और क्या हो बेटा, फिक्स्ड शेप। ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को जिसकी वॉल्यूम और उसकी शेप बेटा क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो हम सबसे पहले क्लासिफाई कर रहे हैं सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। कैसे है अरेंजमेंट के बेस के ऊपर सॉलिड्स दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे कौन से होते हैं, अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होते हैं, चाहे ऑर्डर छोटा हो चाहे ऑर्डर बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे क्रिस्टल छोटा हो चाहे क्रिस्टल बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पार्टिकल्स जो होंगे वो एक रेगुलर पैटर्न से अरेंज्ड होते हैं। लेकिन अमॉर्फस के अंदर ये पैटर्न जो है बेटा रेगुलर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इररेगुलर। और ये छोटी रेंज में ही हमको इररेगुलरिटीज नजर आनी शुरू हो जाती है, हमें बड़ी रेंज के इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो कहता है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, शार्प और फिक्स्ड, मतलब एक ही टेम्परेचर पर वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मेल्ट कर जाएगा। जैसे आइस एट 0 डिग्री क्या कर जाएगी, मेल्ट, क्योंकि आइस बेटा क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आइस की मैं बात कर रहा हूं, मैं पानी की बात नहीं कर रहा। लेकिन अमॉर्फस के अंदर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब मान लीजिए 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में या 15 से 20 डिग्री के बीच में, तो इट हैज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। सर क्योंकि कॉम्पोजिशन पे डिपेंडेंट है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। कॉम्पोजिशन पे डिपेंडेंट है। अब कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग कहीं पे स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे बॉन्डिंग या इंटरैक्शंस जो है बेटा वो क्या है, वीक है। वेरी ट्रू। थर्ड जो हमारा डिफरेंस आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो तो पहली चीज ऑब्वियस सी बात है, एक शार्प एज टूल से उसको हम कट करेंगे। लेकिन जो कट करने पर जो छोटे पीसेस आते हैं वो भी छोटे वाले क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन अगर आप एक अमॉर्फस सॉलिड को कट कर रहे हो तो जो दो पीसेस आएंगे बेटा वो क्या होंगे, इररेगुलर सरफेस होंगे। तो अब क्योंकि
क्रिस्टलाइन में जो पैटर्न होता है वो रिपीट करता है क्रॉस द एंटायर सरफेस, जो कि अमॉर्फस में नहीं होता है क्योंकि वो रैंडम अरेंजमेंट होता है। रैंडम अरेंजमेंट होता है, वेरी गुड। अब बेटा मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। हम सब बच्चों ने अपनी क्लास में रबर को कट किया होगा, है ना? और वो भी हम किससे करते हैं बेटा? एक स्केल से करते हैं। हालांकि स्केल इज नॉट शार्प एज्ड, पर हम सब ने अपनी क्लास में रबर को कट किया है। लेकिन जैसे ही हम रबर को कट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो दो सरफेस हमको मिलते हैं वो काफी रफ सरफेस होते हैं, क्योंकि बेटा रबर जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। सिमिलरली बेटा फोर्थ पॉइंट, अगर हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, इसका मतलब है वो फिक्स्ड हीट लेगा तभी तो वो मेल्ट करेगा। फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है? सॉलिड स्टेट को किसमें कन्वर्ट करना? लिक्विड में। लेकिन उसके लिए उसको हीट लेनी पड़ेगी और वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट लेगा और वो मेल्ट कर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अमॉर्फस का तो कोई शार्प होता ही नहीं मेल्टिंग पॉइंट, उनकी तो रेंज है, इसलिए कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, कम ज्यादा होता रहता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम पढ़ रहे हैं वो काफी अच्छे तरीके से हमको एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है? आप ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ थ्योरी ही पढ़ेंगे, मैं आपको जितना हो सकेगा आपको एग्जैक्ट ट्रू पिक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज जो है वो भी दिखाऊंगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एन आइसोट्रोपिक, मतलब अलग अलग जगह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। मतलब क्या अजीब सी बात है, जिस चीज का पैटर्न रेगुलर है, ऊपर हमको बताया कि जिस चीज का पैटर्न अरेंजमेंट का रेगुलर है उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट है। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे बेटा। लेकिन जो अमॉर्फस होते हैं वो कहते हैं आप कहीं से भी कट कर लो, हर डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहती हैं? सेम रहती है। हर डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। एंड लास्ट हमको कहते हैं कि एक्चुअल सॉलिड्स जो होते हैं बेटा वो क्रिस्टलाइन ही कंसिडर किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रू सॉलिड्स। लेकिन अमॉर्फस को हम क्या कहते हैं? सूडो सॉलिड्स। सूडो का मतलब है फॉल्स, मतलब ये एक्चुअली में सॉलिड है नहीं, पर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हम इनको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब धीरे धीरे बेटा हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर एटम्स आपस में रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है तो बेटा ये कौन सा फॉर्म हो जाता है? क्रिस्टलाइन। तो बेटा ये किसका स्ट्रक्चर है? क्वार्ट्ज का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, एटम्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं तो इनको हम बेटा क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन कहते हैं। लेकिन अगर पैटर्न क्या हो जाए बेटा? इरेगुलर, तो बेटा ये वही क्वार्ट्ज है, लेकिन बेटा ये किस फॉर्म के अंदर हो गया? अमॉर्फस फॉर्म के अंदर हो गया। मतलब एक ही मटेरियल क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, अमॉर्फस फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात कर रहे थे बेटा एन आइसोट्रोपी क्या होती है? जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, किसका? सोडियम क्लोराइड का।
अब एन आइसोट्रोपी का मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट है। सर वो कैसे? अब जरा देखो बेटा, अगर मैंने इसको यहां से कट कर दिया तो देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। मतलब ऑपोजिट साइड पे चार्जेस ऑपोजिट है। लेकिन अगर मैंने इस क्रिस्टल को ऐसे कट कर दिया तो बेटा एक साइड पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है और एक साइड पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। इसको कहते हैं बेटा एन आइसोट्रोपी। कि बेटा अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं एक साइड से कट करता हूं तो वहां पे मैं देखता हूं कि एक तरफ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं किसी और डायरेक्शन से उसको देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो पता लगता है कि एक साइड पे पूरा नेगेटिव चार्ज ही शो हो रहा है और उसके ऑपोजिट चार्ज साइड पर कौन सा चार्ज शो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है। तो आई होप आपको एन आइसोट्रोपी समझ में आई। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक। किसी को बेटा कुछ कॉपी करना है इसके अंदर, ऑल ओके। एंड मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी के स्कूल में एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी के बारे में उन्होंने क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा हो। जनरल क्लास में हम वो इसके बारे में जरूर बात करते हैं, बट एग्जाम के रिस्पेक्टिव मैंने बहुत रेयर देखा है। इनफैक्ट किसी ने आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी के बारे में क्वेश्चन पूछा हो। इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैं एक और दिखा देता हूं बेटा, ये देखिए, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अब इस क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो एक फिक्स्ड प्लेस पे ही खड़े होकर वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अमॉर्फस के अंदर अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेट करेंगे, जिनका अरेंजमेंट जो है वो क्या है, रैंडम। इस वजह से उनका वाइब्रेशन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये देखिए बेटा, ये एक्चुअल बेटा क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ऐसा दिखता है और अमॉर्फस फॉर्म के अंदर ऐसा दिखता है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हमने बात करी थी सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड। कहते हैं ये लिक्विड्स होते हैं जो अमॉर्फस सॉलिड्स बन जाते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है क्या करने की, फ्लो करने की। अब बेटा आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं, कि जिस जिस दिन आपके घर में एक नया ग्लास लगता है, ग्लास, तो बेटा इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, क्योंकि बेटा ये न्यू है। लेकिन बेटा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ओवर द इयर्स, अब लेट सपोज आपके घर में कोई ऐसा ग्लास है जो आज से 20-30 साल पुराना है या 10-15 साल पुराना है, तो बेटा उसकी क्लैरिटी जो है वो थोड़ी थोड़ी खत्म होनी शुरू हो जाती है। प्लस ये जो ग्लास पेन होगा बेटा, ये नीचे से बेटा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और ऊपर से बेटा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि बेटा ओवर द इयर्स ये रियलिटी है कि ग्लास के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो धीरे 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 वेरी स्लो नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से ग्लास, किसी भी ग्लास का जो पेन होता है बेटा, वो नीचे से बेटा क्या होना शुरू हो जाता है, थिक, और ऊपर से क्या शुरू हो जाता है बेटा, थिन होना हो जाता है। इसीलिए हम ग्लास को बेटा, जो इनिशियली जब नया था तो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट था, पर समय के साथ वो क्या होना शुरू हो जाता है, ट्रांसलूसेंट। क्योंकि बेटा ग्लास की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। सर क्यों? क्योंकि इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। जितने भी ग्लास और ग्लास के मटेरियल्स या यूटेंसिल्स या ग्लासवेयर बनाए जाते हैं, वो सब जो होते हैं बेटा, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। तो बेटा ये एक ग्लास है, ठीक है, जिसका बेटा ये एक हैंडल है और ये उसका एक माउथ है। लेकिन इन रियलिटी में हैंडल से माउथ बेटा कैसे बना है, ग्लास के मटेरियल को फ्लो करवा के। तो ये मत सोचिएगा कि बेटा ग्लास इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक्चुअली ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस फॉर्म है और उसको हम सूडो सॉलिड कहते हैं। कहते हैं ग्लास पेन्स ऑन विंडोज या डोर्स पुरानी बिल्डिंग की आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन ऑन द टॉप, because glass flows down very slowly, which makes the bottom side slightly thicker. इसलिए बेटा वो ग्लास जो है, जिस पेन के साथ वो अटैच्ड है, जिस पोर्शन में वो अटैच्ड है, ऊपर से वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है, पर नीचे से वो काफी हार्ड हो जाता है और वो मूव नहीं कर पाता। किसी का बेटा कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। तो बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। कहते हैं डिस्क्राइब द टर्म अमॉर्फस एंड गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो बेटा आपको इसका आंसर नोट्स में मिल जाएगा। द इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉर्म्स एन अमॉर्फस सॉलिड। ग्लास का आप एग्जांपल दे सकते हो, ग्लास, रबर, ये बड़े अच्छे एग्जांपल्स हो जाते हैं अमॉर्फस सॉलिड के। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। बेटा व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। तो बेटा ग्लास इज अमॉर्फस फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज, है ना। तो ग्लास इज अमॉर्फस फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज एंड कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। सिंपली आप हीट कर दो, हीट करने से इंटरैक्शंस ब्रेक कर जाती हैं। तो ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है जिसके अंदर पार्टिकल्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, एंड इन क्वार्ट्ज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एंड कहता है दूसरा पार्ट व्हाट कंडीशन, आप जब क्वार्ट्ज को मेल्ट कर दोगे और उसको एकदम से कूल कर दोगे तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा लेट अस सी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बेटा हम कैसे कट कर सकते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स आप देखिए बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप ऐसे कट करोगे तो बेटा दो स्मॉल क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। बेटा ये हो गया क्रिस्टल, अगर लेट्स सपोज एक, तो बेटा ये क्या हो गए, टू स्मॉल क्रिस्टल्स हो गए, है ना। लेकिन अगर आप अमॉर्फस सॉलिड को बेटा कट करोगे
तो बेटा वो एक रैंडम सा पैटर्न आपको दे देगा, है ना, एक छोटा सा टुकड़ा दे देगा जिसका कोई भी साइज शेप जो है बेटा वो कुछ हो सकता है। तो ये देखो बेटा, क्लेवेज प्लेन के बारे में बात करते हैं बेटा। क्रिस्टल के अंदर बेटा एक क्लेवेज प्लेन होता है, मतलब देयर इज अ साइड जहां से आप उसको कट कर सकते हो। जैसे ये देखो बेटा, ये एक क्लेवेज प्लेन है, आप इसको ऐसे यहां से कट कर सकते हो। ये एक क्लेवेज प्लेन है, आप उसको ऐसे यहां से कट कर सकते हो, यहां से कट कर सकते हो, यहां से कट कर सकते हो। पर अगर आप सोचो कि उसको हम यहां से ऐसे कट कर सकते हैं, नो, आप ऐसे कट नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स कभी भी फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करते, ना ही एग्जिस्ट करते हैं। आप बेटा नीचे के डायग्राम में देखो बेटा, आप यहाँ पे आपके पास एटम नंबर 1 है, एटम नंबर 2 है। तो देखो बेटा ये ऑल्टरनेट अरेंज्ड है, तो आप इसको चाहे यहां से कट करो, यहां से कट करो, यहां से कट करो, यू कैन डू। चाहे आप यहां से कट करो, यहां से कट करो, यहां से कट करो। ये सारी बेटा क्लेवेज प्लेन्स हैं, यहां से भी कट कर सकते हैं हम, है ना, हम यहां से भी कट कर सकते हैं। तो ये सारी जो है बेटा वो क्लेवेज प्लेन्स है। लेकिन अगर लेट सपोज किसी प्रोसेस से आपने उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया, आपने उसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स, जिसको हम फिजिक्स में बेटा क्या कहते हैं, एक तरह का स्ट्रेस। तो बेटा ध्यान से देखना, ये दोनों एटम एक जैसे पास पास आ गए, ये एक जैसे पास पास आ गए, ये एक जैसे पास पास आ गए। तो बेटा एक जैसे जब पास पास आते हैं तो वो एक दूसरे को बेटा क्या करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसको अलग करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान, या फिर वो अलग हो जाता है। कहते हैं ब्रेकिंग अप किसी बड़े क्रिस्टल का इनटू स्मॉलर वन विद आइडेंटिकल साइज एंड शेप, बेटा उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्लेवेज। एंड वो प्लेन जिसके अंदर ऐसी डायरेक्शंस होती है क्लेवेज की, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, क्लेवेज प्लेन। तो बेटा अमॉर्फस में ऐसा कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं होता, पर बेटा क्रिस्टलाइन के अंदर एक फिक्स्ड क्लेवेज प्लेन होता है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं कि क्लेवेज प्लेन क्या होता है। अब देखो बेटा, ऑब्वियसली बात है, ये एक स्केल है, हम सब ने स्केल को तोड़ा है ना, एंड उसको ब्रेक करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है बेटा, स्केल को हम कैसे ब्रेक करते हैं, हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, हम इसको ऐसे पकड़ते हैं और इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ये ब्रेक कर जाता है ना बेटा, फोर्स लगाते हैं, हम एनर्जी लगाते हैं ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम बेटा फोर्स, प्रेशर, एनर्जी लगाते हैं, देखो मैंने इसको बेंड करने की कोशिश करी, तो क्या होता है बेटा, ये लेयर साथ में होनी चाहिए थी, लेकिन ये लेयर जो होती है एक लेयर नीचे हो जाती है। नीचे हो जाने से बेटा एटम्स नीचे वाले एक जैसे हो जाते हैं, जितनी भी लेयर्स होती हैं। अब ये लेयर ऐसे हो गई, है ना, तो ये पूरा पोर्शन ऐसे था, अब ये जो है पोर्शन जो है वो ऐसे हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि ये लेयर्स ऐसे अटैच थी, जब मैंने उनको फोर्स लगाया तो ये लेयर ऐसे हो गई। अब ऐसे होने से क्या होता है, आमने सामने एटम्स एक जैसे आ जाते हैं। एक जैसे एटम्स एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल करने से हमारे लिए उसको तोड़ना बेटा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हो, दबाव लगाते हो बाय यूजिंग एनर्जी, तो बेटा होता क्या है कि लेयर्स, ये वाली लेयर्स एक दूसरे के सामने आनी चाहिए थी, क्योंकि ऑपोजिट लेयर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब ये लेयर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है एक लेयर, तो बेटा क्या होता है कि सामने वाली लेयर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं, क्योंकि एटम्स एक जैसे हो जाते हैं या आयंस एक जैसे हो जाते हैं। आयंस के एक जैसे होने की वजह से रिपल्शन बढ़ जाती है, जिससे वो आराम से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं।
तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया कि कैसे हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लेवेज प्लेन के बिहाफ पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये वो जगह है, यहां से अगर आप फोर्स लगाओगे तो ऑपोजिट आयंस जो होते हैं वो हटके सेम आयंस जो है वो सामने आ जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल साइड में करके बताता हूं। ये देखिए बेटा, अब मेरे पास एक क्रिस्टल था जिसके अंदर यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल क्रिस्टल। लेकिन मैंने इसकी इस डायरेक्शन पे बेटा क्या लगा दिया, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस लगाने से ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो देखो पहले ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब चार्ज बेटा क्या हो गया, सेम हो गया। यही सही टाइम है, इनको क्या कर दो, यहां से अलग कर दो। तो दिस इज हाउ सॉलिड्स आर बीन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्लेवेज प्रॉपर्टी या क्लेवेज प्लेन के बिहाफ पे क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। यस सर। फिर हम बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, किसमें स्ट्रॉन्ग है, किसमें वीक है, और किस किस टाइप के हैं, कौन कौन से हैं। तो बेटा अगर हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के सॉलिड्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे पहला, देन हमारे पास आता है एक आयनिक सॉलिड, देन हमारे पास तीसरा आता है मेटालिक सॉलिड, और बेटा हमारे पास लास्ट आता है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। अगर एक सिंगल पिक्चर में हम इनको देखें बेटा तो ये कुछ ऐसे नजर आते हैं। अब आप देखिए बेटा आयनिक सॉलिड्स के अंदर ये हमारा पहला हो गया है ना, एक का कैटायन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस बेटा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक तरफ बेटा क्या होता है, कैटायन, और एक तरफ बेटा क्या होता है, एनायन होता है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। अब ये बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस हो सकती हैं, पोलर इंटरैक्शंस हो सकती हैं, नॉन पोलर इंटरैक्शंस हो सकती हैं, जिनकी वजह से पानी जो है वो लिक्विड आ रहा है। तीसरा आता है हमारे पास कोवैलेंट क्रिस्टल्स, इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की इंटरैक्शन होती है और वो होती है कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर। और फोर्थ हमारे पास आता है मेटल का क्रिस्टल, जिसके अंदर बेटा एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर बेटा कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले के साथ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये 3 कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, इनके टाइप्स आते हैं नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाले। अगर हम बात करें पार्टिकल्स की कि कौन से फॉर्म के पार्टिकल्स किस में होते हैं, तो हमारे पास ये आते हैं नॉन पोलर के अंदर हमारे पास सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं। एटम किसके होंगे, नोबल गैस के सिर्फ, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, जिनका ओवरऑल डायपोल मूवमेंट जो है वो क्या होता है, 0 होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके ऊपर ओवरऑल डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता।
तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, पोलर, जिनके अंदर डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस होती है, और इसके अंदर सिर्फ क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो 3 एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ड्यू टू देयर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो बॉन्डिंग क्या आ गई, इसके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। और बात करें एग्जांपल्स की, तो ये देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, आयोडीन मॉलिक्यूल कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता, HCl डायपोल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड डायपोल होता है, देन पानी एंड अमोनिया, इनके अंदर तो बेटा अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखो बेटा हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब आप देख सकते हैं कि बेटा यहाँ पे रेड है ना, ऐसे करके दिखाया हुआ है बेटा। तो बेटा एक्चुअली में ये हो गया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में बीच में क्या है, वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये देखो बेटा आयोडीन का मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड बनाता है आयोडीन, ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल, बीच में कुछ खास इंटरैक्शन है ही, वीक इंटरैक्शंस, जो कौन सी होती है बेटा, वैन डर वाल्स फोर्सेस। बट वी ऑल नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का स्टेट बेटा क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एनीथिंग समवन वांट्स टू आस्क और शेयर? तो ये दोनों अमॉर्फस है ना? हाँ जी बेटा, ये दोनों अमॉर्फस है ना? अमॉर्फस नहीं हम बात कर रहे बेटा, अमॉर्फस और वो कॉन्सेप्ट हट गया, क्योंकि वो सिर्फ बेस्ड ऑन पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर था। अब हम जो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन इंटरैक्शंस, किसमें किस टाइप की है। यस सर, ओके। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। वैसे अगर आप इनको कूल कर दोगे, अब ऑब्वियसली बात है बेटा, हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, अगर आप उसको बेटा कूल करते हो तो वो ड्राई आइस बनती है, और ड्राई आइस जो होती है बेटा वो भी अमॉर्फस फॉर्म के अंदर होती है। हाँ जी बेटा, देन आते हैं आयनिक सॉलिड्स, और तीसरे कौन से आते हैं, मेटालिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनके अंदर क्या होते हैं, केटायंस, जिन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और दूसरे कौन से होते हैं, एनायंस, जिन पे चार्ज होता है नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मेटालिक सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, है ना। तो बेटा आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव आयंस, और बेटा क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे केटायन एंड एनायन है। सर ये केटायन क्यों है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, लॉस्ट, इसने इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर लिया, गेन, लेकिन बेटा इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। अब इसके अंदर बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी आएगा तो फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। इन फोर्सेस को हम कूलम्बिक फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि चार्ज आ रहा है, और इसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही होते हैं, लेकिन किसके बीच में होते हैं, पॉजिटिव कर्नेल्स। अब देखो बेटा, इनको हम केटायन कहते हैं क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन बेटा इनके पॉजिटिव आयंस को बेटा हम क्या कहते हैं, कर्नेल्स, क्योंकि वो अपने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, NaCl, MgO, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड एटसेट्रा, इसमें क्या आ जाएगा, कॉपर का मेटल, सिल्वर का मेटल, आयरन का मेटल, मैग्नीशियम का टुकड़ा, नो ऑल दैट। ये देखिए बेटा, अब आप देख सकते हैं बेटा कैसे NaCl जुड़ा हुआ है, Cl Na
Cl Na का एक्चुअली में साइज छोटा होता है, Cl का साइज बड़ा होता है, इसलिए ये ऐसे दिखाए हुए हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बेटा, ये जो साइज है ग्रीन कलर का बेटा वो कौन है, Cl-, और ये जो छोटा वाला जो है बेटा वो कौन आ रहा है, Na+। इसलिए बेटा एनायन यूजुअली बड़े होते हैं साइज में, केटायंस यूजुअली साइज में क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं। इन्हें कहते हैं आयनिक सॉलिड्स। और अगले हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, मेटालिक सॉलिड्स की। ये देखिए बेटा मेटालिक सॉलिड्स, तो जो कॉपर का, आयरन का जो पीस है होता है, सिल्वर का या किसी भी मेटल का जो बेटा पीस है, उसके अंदर उनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर में, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कर्नेल्स, बेटा इनको हम क्या कहते हैं, कर्नेल्स। और ये क्या है बेटा, ये होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन किसका इलेक्ट्रॉन है इसका हमें हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि बेटा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, इतने सारे कर्नेल्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, सब एक दूसरे को बेटा क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। सर कर्नल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं? नहीं बेटा, कर्नल हमेशा पॉजिटिव भी होता है। तभी तो बेटा ये मेटल है, मेटालिक सॉलिड्स का बेटा मतलब हो गया ये मेटल्स के लिए ही है। हम हाँ नॉन मेटालिक सॉलिड नहीं बोलते बेटा। समझ में आ गया बेटा, क्योंकि नॉन मेटल में एक ही सॉलिड है, सारे नॉन मेटल तो बेटा गैसेज ही है, ठीक है ना। और कुछ नॉन मेटल बेटा सॉलिड की फॉर्म के अंदर आते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, बेटा वो अमॉर्फस है। एक ही नॉन मेटल जो है वो लिक्विड है, और वो हमारा कौन सा हो गया, ब्रोमीन। ठीक है बेटा। देन आते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखने वाले बेटा, वो कौन होते हैं, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। इनके अंदर एटम्स के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड होता है, ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। अब डायमंड आपको पता है, हर एक कार्बन एटम इज अटैच्ड विद अदर 4 कार्बन एटम्स विद स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। सिंस कोई भी इलेक्ट्रॉन डायमंड के अंदर बेटा फ्री नहीं होता, क्योंकि सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए बेटा इट बिकम्स इंसुलेटर। ऑन द अदर हैंड बेटा हमारे पास कौन होता है, ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सर क्यों, वही सेम चीज, डिफरेंस क्या है, सिर्फ कार्बन की एक बॉन्डिंग मिसिंग है। इसके अंदर 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अदर 3 कार्बन एटम्स, जिसकी वजह से बेटा हर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं बेटा क्या है, फ्री है। और उसके फ्री होने की वजह से बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब जो आपस में बॉन्डेड है वो बेटा हेक्सागोनल रिंग्स बना लेते हैं, लेकिन मेन चीज बेटा हम इस बॉन्डिंग की कह रहे हैं जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम इस बॉन्डिंग की कह रहे हैं बेटा जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। रिंग्स के बीच में तो बेटा वीक वैन वाल फोर्सेस होते हैं बेटा, आप इसी में देख सकते हैं। यहाँ पे जो रिंग्स हैं इनके बीच में ये जो फोर्सेस हैं यहाँ पे बेटा, ये कौन से फोर्सेस होते हैं, वीक वैन वाल फोर्सेस होते हैं। इस वैन वाल फोर्सेस की वजह से ये लेयर पीछे चली जाती है, ये आगे चली जाती है, ये फिर आगे आ जाती है, ये पीछे आ जाती है, ये फिर आगे आ जाती है, ये पीछे आ जाती है। इसलिए बेटा ग्रेफाइट जो होता है वो बेटा क्या कर सकता है, स्लिप कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं स्लिपरी कहते हैं। इसलिए ये बेटा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में इस्तेमाल किया जाता है।
ये देखिए बेटा, है ना, ये पहली लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, दूसरी लेयर तीसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। लेकिन कार्बन के एटम के अंदर तो इतना जबरदस्त बॉन्ड होता है, बॉन्ड ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन लेयर्स के बीच में वीक फोर्सेस है, यहाँ पे वीक फोर्सेस है, यहाँ पे वीक फोर्सेस है, इसकी वजह से वो स्लिप कर जाता है। और इसका टेम्परेचर बेटा ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसका 3500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इंटरैक्शंस के मामले में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस के मामले में याद रखना कोवैलेंट के बेटा फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनसे कम फोर्सेस जो होते हैं वो आयोनिक के होते हैं, उससे कम सोर्स जो है बेटा वो किसके होते हैं, मेटालिक के, और सबसे कम बेटा किसके होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन जनरल। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है, आपको इनको क्लासिफाई करना है, सॉलिड कौन से हैं, आयनिक फॉर्म में कौन से हैं, नेटवर्क कौन से हैं, मॉलिक्यूलर कौन से हैं, और अमॉर्फस कौन से हैं। तो बेटा कुछ सब्सटेंसेस की हमको ऑप्शन दे रखी थी, P2O5 या P4O10, आयोडीन, फास्फोरस, ये बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आते हैं। अमोनियम फॉस्फेट, लिथियम ब्रोमाइड, ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, इसको हम कार्बोरेंडम भी कहते हैं, काफी हार्ड होता है बेटा। ये ग्रेफाइट, ये नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर आते हैं। प्लास्टिक जो है वो अमॉर्फस सॉलिड है, और ब्रास, रुबीडियम, सिलिकॉन ये एलिमेंट्स हैं, तो बेटा ये मेटालिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। फिर एक्सरसाइज का बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, स्टेबिलिटी एक क्रिस्टल की रिफ्लेक्ट करती है इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आपको बेटा इस पे कमेंट करना है। तो बेटा मोर strongly particles are packed in a crystal, more stable it is, hence its melting point is high। क्योंकि जितना ज्यादा पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांगली पैक्ड होंगे, उनको ब्रेक करना बेटा हमारे लिए उतना ज्यादा मुश्किल होगा, उतनी ज्यादा वो हीट लेगा। इस वजह से किसी भी क्रिस्टल का जैसे ही हमें पता लगता है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, हम उसी से पहचान लेते हैं कि भाई इसके बीच में फोर्सेस स्ट्रांग है कि वीक है। ऐसे ही वो कहता है कि बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स कुछ कंपाउंड्स के आपको दे रखे हैं, आपको पानी का दे रखा है, अल्कोहल का दे रखा है, ईथर का दे रखा है, मीथेन का। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर बेटा मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अरेंज करूं, तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बेटा वो किसके अंदर आ रहे हैं, वाटर के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ गया 273। उससे कम बेटा किसका आ रहा है, ईथर वाले कंपाउंड का 156। उससे कम किसका आ रहा है, अल्कोहल का आ रहा है। और सबसे कम बेटा किसका आ रहा है, मीथेन का आ रहा है। तो ये हमारा बेटा अरेंजमेंट हो गया। तो ये हो गया बेटा सिक्स्थ का आंसर जो अभी हमने लिखा है। एंड देन हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन की। कहता है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटालिक और आयनिक। आयनिक के अंदर सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है कि आयनिक क्रिस्टल्स हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं। अब देखो बेटा सिमिलैरिटीज क्या क्या है इन दोनों के बीच में। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और दूसरा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट इसी वजह से बेटा क्या है, ज्यादा है। डिफरेंसेस क्या है बेटा इसके अंदर? आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव सॉलिड स्टेट के अंदर, लेकिन मेटालिक सॉलिड्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू फ्लो। दूसरा, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेयरएज मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है बेटा वो क्या होती है, वीक होती है। कहता है आयनिक क्रिस्टल्स हार्ड क्यों है? कहते क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरैक्शंस है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, इसलिए ये क्या है, हार्ड एंड क्या है, ब्रिटल। कर लो हम। जो बेटा हमारी अगली डेफिनेशन आती है वो क्या है बेटा, क्रिस्टल लैटिस। ये क्या होता है? ये 3D अरेंजमेंट होता है बेटा किनका, पॉइंट्स का। हम पॉइंट्स मेनली किनको कहते हैं, एटम को या फिर आयंस को, एक स्पेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं बेटा क्रिस्टल लैटिस। अब इस क्रिस्टल लैटिस के और यूनिट सेल के पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए बेटा, जिस जगह पे एटम या आयन आता है, प्लेस वेयर एटम और आयन इज सिचुएटेड, बेटा उस जगह को हम कहते हैं लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। अब सिंस इट इज अ 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल फिगर, तो बेटा इसके पास 3 साइड्स होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर हम देख सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ जो है बेटा वो कितनी आ रही है बी, एक ब्रेड्थ कितनी आ गई सी, और हाइट बेटा कितनी आ गई ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा आपने, ठीक है ना, कि कौन ए ज्यादा है या बी ज्यादा है या सी ज्यादा है अभी फिलहाल, क्योंकि बेटा अलग अलग यूनिट सेल्स के बेटा हाइट्स और बेटा लेंथ ब्रेड्थ में बी सेम एंड मे बी डिफरेंट। लेकिन इन जनरल जो बेटा हमारा 12th का स्टैंडर्ड है सॉलिड स्टेट्स को लेके, तो आप देख सकते हो कि साइड ए कौन सी रहेगी, जो नीचे से ऊपर जाएगी, बी कौन सी रहेगी, जो लेफ्ट से राइट में जाएगी, और बेटा सी कौन सी रहेगी, जो आपकी तरफ आती है। इन्हीं साइड्स के बीच में बेटा एंगल्स भी पता होने बहुत जरूरी है। एंगल ए, एंगल अल्फा होता है साइड ए और सी के बीच में, एंगल बीटा होता है साइड ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में क्या होता है, गामा। हालांकि सीबीएसई से रिलेटेड ये चीजें इतना मैटर नहीं करती, बट इन जनरल हमारे को पता होना चाहिए। बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस के बाद उसके सबसे छोटे पोर्शन की, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, यूनिट सेल। अब देखो बेटा, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, अब लेट्स सपोज अगर बेटा मैं किसी क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहा हूं और उस क्रिस्टल लैटिस को बेटा मैंने क्या नाम दिया, बिल्डिंग, तो बेटा किसी भी बिल्डिंग का जो सबसे छोटा पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूम। तो बेटा रूम बिकम्स यूनिट सेल। इज दैट क्लियर? अगर किसी क्रिस्टल लैटिस के पास बेटा हमने उसको नाम दिया एज वॉल, तो बेटा उसका सबसे छोटा पोर्शन बेटा क्या हो जाएगा, ब्रिक, क्योंकि कोई भी ब्रिक जो है वो, जो कोई भी वॉल जो है वो ब्रिक के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो बेटा क्रिस्टल लैटिस एक्चुअली एक बिग क्रिस्टल होता है, और उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल को अगर आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अटैच करते रहेंगे अलग अलग डायरेक्शन से, तो बेटा वो पूरा एक लैटिस जो है वो जनरेट करता है। सर कैसे? जरा ध्यान से देखना बेटा, ये देखो बेटा, ये जो सिंगल अकेला आ रहा है
इसको कहते हैं बेटा यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के पास कितनी लैटिस साइट्स होंगी बेटा, कौन बताएगा मुझे? इन जनरल 8। ये देखो बेटा वो 8 लैटिस साइट्स आ गए। अब ऐसा ही एक यूनिट सेल मैं इसके साथ अटैच करके रख देता हूं ऊपर, ठीक है, इसकी भी 8 साइड्स होगी। अब ये मत कहना, मेरी बात को बेटा ध्यान से देखना बेटा, ये मत कहना कि सर यहाँ पे 2 एटम है। नो, ये एक ही एटम है जो ऊपर वाले यूनिट सेल का और नीचे वाले यूनिट सेल का बेटा क्या है, कॉमन है। ऐसे ही एक मैंने यहां रख दिया। अब बेटा अगेन ये वाला जो एटम है ये एक ही एटम है बेटा, लेकिन ये कितनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिट सेल्स के, कौन बताएगा मुझे इस टाइम पर? ये वाला इसके साथ भी अटैच्ड है, इसके साथ भी अटैच्ड है और इसके साथ भी अटैच्ड है। तो बेटा क्या ये किसी और के साथ अटैच हो सकता है? यस, अगर एक और आ जाएगा। ये देखो बेटा, अब ये वाला यूनिट सेल बेटा कितनों के साथ अटैच्ड है, और ये वाला जो एटम है वो कितने यूनिट सेल के साथ अटैच्ड है? तो बेटा दिस एटम is attached with 4 यूनिट सेल। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कोई भी एटम जो होता है वो 4 यूनिट सेल्स के साथ अटैच कर सकता है? अब आप इन सब यूनिट सेल्स को भूलकर आप जरा इस यूनिट सेल के ऊपर ध्यान दीजिए जो पीछे है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसे 4 यूनिट सेल एग्जैक्टली उठाकर पीछे रख देता हूं इन चारों के, तो बेटा जो पीछे वाला यूनिट सेल है ये कितने, जो पीछे वाला एटम है ये कितने यूनिट सेल्स को अटैच हो जाएगा? 8। वेरी गुड। दिस एटम will be attached or common to 8 unit cells और common to 8 unit cells। अब देखो बेटा मैं और यूनिट सेल रखने जा रहा हूं। ये देखो बेटा मैंने इसके साथ रख दिया, फिर देखो बेटा मैंने इसके साथ रख दिया, फिर मैंने इसके ऊपर एक और रख दिया, फिर मैंने एक और रख दिया, फिर मैंने एक और रख दिया। ऐसे बेटा मैं रखता जाऊंगा, है ना। ये देखो बेटा ये टोटली यूनिट सेल कितने हो गए बेटा? 9। अब बेटा इन्हीं 9 यूनिट सेल्स के पीछे मैं और यूनिट सेल्स रखने जा रहा हूं बेटा। देखो ये उसके पीछे आ गया, ये उसके पीछे आ गया, है ना, ये उसके पीछे आ गया, है ना। तो देखो ऐसे बेटा अगर मैं कंबाइन करता रहूंगा तो आई कैन जनरेट अ एंटायर क्रिस्टल, है ना, जिसको हम कहते हैं बेटा क्या? क्रिस्टल लैटिस। तो बेटा हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखा, हमने 3D स्ट्रक्चर में देखा। ऑन द होल एक एटम जो होता है जो लैटिस साइड पर आता है, एक एटम जो होता है जो लैटिस साइड पर आता है बेटा वो 8 यूनिट सेल्स का कॉमन एटम होता है। 1 atom is common to 8 unit cells। ये एक सिंपल यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि बेटा आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसका आगे का पार्ट देखते हैं, आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बेटा यूजुअली जो यूनिट सेल हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर सिर्फ पार्टिकल्स कहां पे आते हैं बेटा, कॉर्नर पे आते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना। प्रिमिटिव के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ बेटा कहां पर आते हैं, कॉर्नर पर आते हैं। सर आप ड्रॉ करके बताइए। ये देखो बेटा, ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और अब बेटा मुझे इनके कॉर्नर्स मार्क करने हैं। तो बेटा एक एटम यहाँ पे आ रहा है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया। तो बेटा इसे कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन जो सेंटर्ड होता है इसके अंदर कॉर्नर्स भी होते हैं प्लस कुछ और भी होता है। सर वो कैसे? इसमें तीन होते हैं बेटा। कहते हैं particles are present at a position in addition to those of the corners। और ये तीन टाइप के आते हैं, बॉडी सेंटर, ये देखो बेटा ध्यान से देखना बेटा, पूरे कॉर्नर में है ना, साथ में बॉडी के एक सेंटर में आ गया, इसको बेटा प्यार से कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर, है ना। दूसरा आता है बेटा फेस सेंटर, इसको हम बेटा प्यार से कहते हैं एफसीसी, मतलब हर फेस के सेंटर पे भी आएगा। अब जरा सर क्या मतलब, जरा देखो बेटा, ये ऊपर वाला फेस है ना, इसके सेंटर पे। अच्छा ये साइड वाला फेस है ना, इसके सेंटर पे। अच्छा ये सामने वाला फेस है ना, इसके सेंटर पे आ रहा है। ये पीछे वाला फेस है ना, हर फेस के सेंटर पे आएगा, इसे कहते हैं एफसीसी। अभी मैं आपको इसके और भी अच्छे डायग्राम्स दिखाऊंगा, ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा तीसरा होता है एंड सेंटर, ईसीसी, है ना। हालांकि बेटा बीसीसी और एफसीसी ये दोनों सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं बेटा। उसके बाद बेटा क्या होता है आपका ये वाला, और सबसे लीस्ट जो बेटा पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, एंड सेंटर्ड पूछा जाता है। जो कैसा होता है उसमें वो कहता है कि कॉर्नर पर आते हैं प्लस वन सेट ऑफ फेस पे आ जाएंगे, या तो ऊपर नीचे कर लो, या लेफ्ट राइट कर लो, या आगे पीछे कर लो। नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं सिंपल एंड फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर यूनिट सेल की। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, एक्चुअली में सिंपल यूनिट सेल बेटा कैसे निकलता है, जरा देखो बच्चे। जब आप चार स्फेयर्स ऊपर रखें, है ना, चार स्फेयर नीचे रखें, इन 8 के 8 स्पेस को एक दूसरे के साथ बेटा ज्वाइन कर दें, और बेटा बाद में इनको आप कट कर दें सेंटर से इनके। इस कटिंग के बाद आपको बेटा ये मिलता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ कॉर्नर पे ही सब कुछ आ रहा है, बीच में किसी भी चीज के आने के चांसेस नहीं है, ओनली कॉर्नर्स। तो कटिंग के बाद की मैं बात कर रहा हूं। हाँ सिंपल फॉर्म में बेटा हम उसको दिखाते ऐसे हैं, बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि एक एटम यहां पर है तो दूसरा एटम देखो कितना दूर है। नो बेटा, दे ऑल आर टचिंग ईच अदर। आप देख सकते हैं बेटा ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दूसरा देखिए बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए बॉडी के सेंटर में एक आएगा और बाकी 8 कॉर्नर पर आएगा।
तो ये देखिए बेटा, पहले आप एक सेंटर में रखिए बीच में, और 8 एटम्स उसके सराउंडिंग में रखिए, और बाद में आप उसको यहां से कट कर दीजिए। तो जब आप बेटा इसको कट करेंगे तो ये निकल के आएगा। अब आप देख सकते हैं बेटा, यहां पे क्या है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। और बेटा देखिए इस वाले को FCC। अब जरा देखिए बेटा, ये एक सेट ऑफ फेस है और उसके फेस के सेंटर पे ये आ रहा है। ये एक सेट ऑफ फेस है और इसके सेंटर पे बेटा ये आ रहा है। एंड ऐसे बेटा 6 फेसेस होते हैं। आप बेटा जिस रूम के अंदर बैठे हैं वो रूम या तो क्यूब होगा या फिर बेटा वो क्या होगा, क्यूबॉइडल। चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइडल हो बेटा, इसके 6 फेस होंगे और बेटा इसके 8 कॉर्नर्स होंगे। एक बार आप जिस रूम के, हो सकता है आपके रूम की डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, पर अगर आप ओवरऑल चेक करें तो बेटा आप देख लीजिएगा, आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं, जिस वॉल को आप फेस कर रहे हैं, उसके बिल्कुल पीछे बैक साइड पे भी एक वॉल है, तो बेटा ये फेस हो गया। आपके राइट साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे भी 2 वॉल्स हैं, बेटा ये 2 और फेसेस हो गए। और बेटा ऊपर सीलिंग, ठीक है ना बेटा, है ना, और नीचे ग्राउंड, बेटा ये 2 और फेसेस हो गए। तो हर फेस के सेंटर में, यूजुअली रूम के सेंटर में फैन होता है, हर फेस के सेंटर में और कॉर्नर्स पर तो आएगा ही आएगा। और जब आप इसको कट करते हैं तो बेटा ऐसे आपके पास निकल के आता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब बच्चे समझते हैं कि बेटा उसके फेस में पूरा एटम आता है, तो बेटा यहाँ पे इन टर्म्स हाफ एटम या हाफ एटम की वॉल्यूम आती है। अब बेटा ये मत सोचना कि सर एटम आधा कट करके कैसे फिट करेंगे, नहीं बच्चे, एटम्स कभी भी कट नहीं होते। बेटा हम बात कर रहे हैं क्यूब की, और क्यूब के अंदर फिटिंग किसकी हो रही है बेटा, स्फेयर्स की। तो बेटा वॉल्यूम का पोर्शन जो होता है हर जगह पे डिफरेंट होता है। आई एम रिपीट, हम स्टडी कर रहे हैं क्यूब के अंदर प्लेस किए गए हैं स्फेयर, और बेटा स्फेयर की कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्यूब के अंदर एलोकेटेड होती है। कहाँ पे कितनी वॉल्यूम होती है आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। क्या कोई बच्चा मुझे BCC देखकर बता सकता है कि इस BCC के बॉडी के सेंटर में जो स्फेयर है उसकी बेटा कितनी वॉल्यूम आ रही है? फुल, हाफ, 1/4, 1/8? फुल। वेरी गुड बेटा, फुल वॉल्यूम आ रही है। क्या कोई बच्चा मुझे FCC का स्ट्रक्चर देख के बता सकता है कि कितनी वॉल्यूम आ रही है एक फेस के ऊपर? हाफ। वेरी गुड, हाफ वॉल्यूम आ रही है। एंड क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कॉर्नर पर कितनी वॉल्यूम आती है? 1/4। नो, 1/8। वेरी गुड, कितनी? 1/8। सर क्यों? वापस जाते हैं बेटा हम उस स्ट्रक्चर पे जब मैं आपको बता रहा था कि बेटा ये जो एटम है ये एक्चुअली 8 यूनिट सेल्स को इक्वली बेटा क्या कर रहा है, एलोकेटेड है। तो बेटा अगर आप एक स्फेयर को 8 यूनिट सेल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर स्फेयर की वॉल्यूम कितनी आएगी? 1/8। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि कितनी वॉल्यूम किस जगह पर आती है
और इन रियलिटी ये मत सोचना कि हाफ एटम प्रेजेंट है बेटा, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई रिपीट, ये मत सोचना कि हाफ एटम कट करके आया हुआ है, नहीं बेटा, हम ऐसे क्यूब्स सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे क्यूब निकालना पॉसिबल नहीं होता। आई रिपीट, प्रैक्टिकल में ऐसे क्यूब निकालना पॉसिबल नहीं होता। ये जो क्यूब हमने डिजाइन करे हैं, ये छोटे से यूनिट सेल्स हैं, ये डिजाइन किए गए हैं किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। और बेटा ये थियोरेटिकल स्टडी होती है, ये प्रैक्टिकल स्टडी नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक और छोटा सा मैंने डायग्राम यूज किया है बेटा आपको समझाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये हमारा सिंपल यूनिट सेल हो गया बेटा, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया बेटा, और ये हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। ये बेटा इनके ये तीनों बेटा क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं इनको, हम इनकी रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। ये बेटा इनके एक्चुअल यूनिट सेल्स होते हैं बेटा, और ये जो तीनों आप नीचे देख रहे हैं ये उनके क्रिस्टल्स हैं। मतलब किस क्रिस्टल से कौन सा यूनिट सेल मिलता है बेटा, वो अभी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ने वाले हैं। तो इन क्रिस्टल्स का अगर आप एक छोटा सा पोर्शन निकाल दो, डिटैच कर दो, कट कर दो, तो बेटा ऊपर के यूनिट सेल्स निकल आते हैं। और इन यूनिट सेल्स को छोटे फॉर्म में स्टडी करने के लिए हम ऐसा बना देते हैं। दे आर इजी टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये एक्चुअल पोजीशन बता रहा है। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं बेटा वो लैटिस साइट्स बताते हैं। इसकी 8 लैटिस साइट्स है। कोई बता सकता है कि बीसीसी में कितनी लैटिस साइट्स होती है? बेटा 8 कॉर्नर की हो गई और 1 सेंटर की हो गई, कितनी हो गई? 9। कोई मुझे बता सकता है कि फेस सेंटर में कितनी लैटिस साइट्स होती है? 12 14। 14 वेरी गुड, 14। 8 कॉर्नर की हो गई और 6 फेसेस की हो गई, तो 8 प्लस 6 बेटा कितना हो गया? 14। किसी का कोई सवाल जवाब, कोई चीज पूछना चाहता है? तो बेटा कुल मिलाकर हमारे पास 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं, और उनकी पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या होती हैं बेटा, आपको मैं बता रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहला कौन सा होता है बेटा? क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल भी आ सकता है, बीसीसी भी आ सकता है, एफसीसी भी आ सकता है, जिनके अंदर एज लेंथ जो होती है तीनों सेम होंगी। लेंथ विल बी इक्वल टू ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू हाइट, और एंगल्स कितने होंगे? अल्फा बीटा गामा, तीनों 90 डिग्री होंगे। ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं? NaCl के, जिंक ब्लेंड के और कॉपर के। जिसने जेई का एग्जाम लेना है तो वो थोड़ा सा ध्यान से देख ले। सीबीएसई में ये चीज बिल्कुल भी बॉदर नहीं होती, क्योंकि जेई के अंदर वो पूछ लेते हैं कि इनमें से बताओ कौन सा किस टाइप का यूनिट सेल शो करता है। टेट्रागोनल की अगर हम बात करें बेटा, इसके अंदर 2 टाइप के ही आ सकते हैं, प्रिमिटिव और बीसीसी। उसके अंदर भी बेटा ए और बी जो एज लेंथ होती है वो सेम होती है, सी उसके बराबर नहीं होती। एंगल्स तीनों सेम ही रहेंगे, अल्फा बीटा गामा। कौन कौन से? वाइट टिन, स्टैनस डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। ऑर्थोरोम्बिक बेटा इसमें प्रिमिटिव भी आता है यूनिट सेल, बीसीसी में भी आता है, एफसीसी में भी आता है, एंड सेट। मतलब यही है एक अकेला जो चारों वैरायटी में आ रहा है। इसके अंदर कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती, पर एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं।
तो इसमें रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। फिर आता है हेक्सागोनल, ये सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल पोजेस करता है। इसके अंदर ए बी बराबर होता है, सी बराबर नहीं होता, अल्फा बीटा 90 होते हैं, पर जो गामा का एंगल है वो 120 डिग्री होता है। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ऐसे आता है। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, ये भी प्रिमिटिव है, ए बी सी तीनों बराबर है, अल्फा बीटा बराबर है, पर गामा 90 नहीं होता। कैल्साइट, सिनेबार इसमें आते हैं। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव, एंड सेंटर, तीनों साइड्स कोई भी बराबर नहीं होता, एंगल्स ये होते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट, डॉट डेकाहाइड्रेट। ट्राइक्लिनिक के अंदर प्रिमिटिव, तीनों एंगल्स जो होते हैं बराबर नहीं होते, तीनों साइड्स बराबर नहीं है। ये हो गया आपके स्ट्रक्चर। तो बेटा ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। उनकी पॉसिबल वेरिएशंस बेटा कितनी है जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन्हें कहते हैं 14 ब्रेविस लैटिसेस। मतलब वो जो 4 यूनिट सेल्स हैं, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर, वो 7 अलग अलग वैरायटीज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बेटा हमने नाम आपको बता दिए, उनके साइड्स, एंगल्स, एग्जाम्पल्स और कौन कौन कैसा कैसा शो कर सकता है आपको बता दिया। अब उनकी शक्लें दिखा देते हैं बेटा। ये है वो 7 आपके बेसिक यूनिट सेल्स। हम ये वाला पढ़ते हैं, सिंपल क्यूब पढ़ते हैं, जिसके अंदर तीनों साइड्स एक जैसी हैं, तीनों एंगल एक जैसे हैं। इनमें से कोई भी हम बाकी सीबीएसई के लिए नहीं पढ़ते। तो ये बेटा 7 आपके बेसिक यूनिट सेल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? हमने सारे फॉर्म के अंदर सिर्फ क्यूब को ही पढ़ना है। जितने भी स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल्स हम पढ़ेंगे उनके यूनिट सेल क्यूब ही होंगे। किसी का भी यूनिट सेल टेट्रागोनल नहीं होगा। हमारे कोर्स में सिर्फ क्यूब वाले ही हैं। और ये सातों को जब हम अलग अलग कंबाइन कर देते हैं फॉर्म्स, तो बेटा ये देखिए बेटा, ये 14 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। 1 2 3, ये तीनों वैरायटी क्यूबिक के अंदर आती है। फिर मोनोक्लिनिक इन दोनों में आ गया, ऑर्थोरोम्बिक इन चारों में आ जाता है, रोम्बोहेड्रल ये आ गया, टेट्रागोनल सिंपल और इसमें आ गया, हेक्सागोनल ये हो गया, ट्राइक्लिनिक ये हो गया। आप काउंट कर लो, ये 14 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये इस स्लाइड में से कुछ भी सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स किसी भी यूनिट सेल में कितने होते हैं। अब जरा ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तो हमको पता होनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम और स्फेयर एट कॉर्नर्स बेटा कितनी होती है, 8, सॉरी 1/8। किसी भी स्फेयर की वॉल्यूम अगर कॉर्नर पर आएगी तो बेटा वो कितनी होती है, 1/8। वॉल्यूम ऑफ एटम और स्फेयर एट फेस अगर वो आता है तो बेटा वो कितनी होती है, हाफ। वॉल्यूम ऑफ एटम और स्फेयर अगर वो कहां पे आता है, एज पे, तो बेटा वो कितनी होती है, 1/4।
हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वॉल्यूम ऑफ एटम और स्फेयर, अगर बेटा वो कहां पे आता है, बॉडी के सेंटर में, तो बेटा उसकी वॉल्यूम क्या होती है, 1 फुल उसकी वॉल्यूम आती है, मतलब एक पूरा एटम जो है वो आता है इस फॉर्म के अंदर। समझ में आया बेटा ये पार्ट? यस नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब जरा देखो बेटा वॉल्यूम कैसे आती है। बेटा ये कोई देख के मुझे बता सकता है क्या है? मौसमी। वेरी गुड बेटा, मौसम भी इतना अच्छा है तो मौसम भी होनी चाहिए बेटा। ये एक पूरा स्फेयर है, एटम है, ठीक है बेटा। अगर यूनिट सेल बीसीसी है तो ये पूरा एटम उसके सेंटर में आएगा। समझ में आ गया? यस Yes, sir. है ना? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब देखो बेटा, अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब अगर यही स्फेयर बेटा किसी के फेस पर होगा तो ये कैसे आएगा, आपको वो दिखा देते हैं। बेटा ये कितनी वॉल्यूम हो गई, कितनी वॉल्यूम हो गई बेटा ये? Half. हाँ, समझ में आ गया ना बेटा? अगर कोई फेस पे आ रहा है तो बेटा उसकी वॉल्यूम ऐसे आएगी, हाफ, है ना? अगर ये किसी दूसरे फेस पे आ रहा है तो ऐसे होगा। समझ में आ गया बेटा? अगर बाय चांस कोई एज है, तो बेटा ये वॉल्यूम क्या होती है बेटा, एच, ये 1/4 हो गई, है ना? अगर मैं इसको इसमें से पैक कर दूं, ये देखो ना बेटा, है ना? ये वाला पोर्शन ही मैंने हटाया है ना, एक ये वाला पोर्शन आ रहा है और ये देखो बेटा ये वाला पोर्शन आ रहा है। मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये बेटा एच पे आती है, ठीक है? और फाइनली अगर बेटा मैं इस एज का क्या कर दूं, अगर मैं इस एज को क्या कर दूं, हाफ, ये बेटा देखो ना मेरी एज थी ना, मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, हाफ। ये वाली वॉल्यूम बेटा कहां पे आती है, Corner. वेरी गुड। तो ये हो गई बेटा कॉर्नर की वॉल्यूम 1/8, ये हो गई बेटा एज की वॉल्यूम 1/4। लेकिन बेटा एज पे बेस्ड हम क्वेश्चन कोई भी नहीं करेंगे तो इतना मैटर नहीं करता, तो इसलिए एज को बेटा मैंने क्या कर दिया, हाफ। तो बेटा वॉल्यूम मुझे कौन सी चाहिए, या तो 1/8, या फिर मुझे वॉल्यूम कौन सी चाहिए बेटा, हाफ, या फिर मुझे वॉल्यूम कौन सी चाहिए, फुल। फुल मौसम्बी बेटा मेरे पास अब बची नहीं, मैं एक ही लाया। मेरा लॉजिक समझ में आ गया बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो मेरा भी जूस पीने का टाइम हो गया, अगर उसमें से कुछ बचा है, सारा जूस तो गिर गया हमारा इसी के ऊपर। तो देखो बेटा अब हम आगे कैसे इस वॉल्यूम को फिक्स कर रहे हैं एटम्स के अंदर। स्लाइड पे देखना बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल। बेटा सिंपल यूनिट सेल के अंदर एटम्स कहां पर आते हैं, Corner. वेरी गुड, ओनली एट कॉर्नर्स। तो बेटा कितने कॉर्नर होते हैं,
वेरी गुड। तो बेटा किसी भी उसमें कितने कॉर्नर होते हैं? 8, और हर एक कॉर्नर पे वॉल्यूम बेटा कितनी आती है? 1/8। तो बेटा कुल मिला के 1 एटम आता है। तो बेटा सिंपल यूनिट सेल के अंदर ओवरऑल मिलाकर 1 एटम आ गया। लॉजिक समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। यस सर। दूसरा देखो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी। बेटा बीसीसी में कहां पर आता है? कॉर्नर्स प्लस कहां पे? बॉडी सेंटर। अच्छा, कॉर्नर पे बेटा कितने हो गए? 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर में कितना आता है? 1 फुल, है ना? तो बेटा ये कितना हो गया? 1 + 1 कितना आ गया बेटा? 2। तो बीसीसी के अंदर कुल मिलाकर 2 एटम्स आते हैं बेटा। तीसरा कौन सा आता है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स इन कौन? एफसीसी। एफसीसी में बेटा कहां कहां पे एटम्स आते हैं? कॉर्नर्स प्लस कहां पे बेटा? फेसेस पे। कॉर्नर कितने हो गए बेटा? 8। हर एक कॉर्नर पे वॉल्यूम कितनी होती है? 1/8 प्लस फेस कितने होते हैं एक क्यूब के? 6। वेरी गुड। और हर एक फेस के ऊपर वॉल्यूम कितनी आ रही है बेटा? हाँ। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया बेटा? 1 + 3 बेटा कितना आ गया? 4 एटम्स। अब ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, और आपको याद करने का मैं बड़ा ही सिंपल तरीका आपको बता देता हूं। वो सिंपल तरीका क्या है बेटा? ये ध्यान से रखो बेटा। बी का मतलब होता है बाय, और बाय का मतलब क्या होता है? 2, है ना? बी बाय, बाय बाय नहीं, बी आई बाय, है ना? बी का मतलब क्या हो गया बेटा? बाय। और बाय का मतलब क्या होता है? 2। एफ से 4, सिंपल यूनिट सेल सिर्फ कितने बेटा? 1। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीसीसी एंड एफसीसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आना इसी में से ही है न्यूमेरिकल। आप ये कॉपी कर सकते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। लेट अस सी बेटा, एंड सेंटर्ड नंबर ऑफ एटम्स इन किसके अंदर? एंड सेंटर्ड। हालांकि बेटा ये पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी पढ़ रहे बेटा। एंड सेंटर्ड में कहां पर आते हैं एटम्स? कॉर्नर्स पर आते हैं, प्लस 1 सेट ऑफ फेस पर आते हैं। तो बेटा कॉर्नर पे कितने हो गए? 8 इंटू 1/8 प्लस 1 सेट ऑफ फेस पे। तो बेटा 1 सेट ऑफ फेस बेटा कितने हो गए? 2 फेस, और एक फेस पे बेटा वॉल्यूम कितनी आती है? हाफ। तो बेटा ये कितना आ गया? 1 + 1 कितना आता है? 2। हालांकि आपको मैंने बता दिया है एंड सेंटर्ड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो एक छोटी सी चीज बेटा हम समझते हैं। अब जरा देखिए बेटा, ये जो बेटा कॉर्नर पर आता है ना, इनको बेटा हम क्या कहते हैं? कॉर्नर। कॉर्नर पर जो वॉल्यूम आती है वो कितनी आती है? 1/8। चाहे वो ये वाली वॉल्यूम हो, चाहे वो किसी की भी। ये जो बेटा एटम आ रहा है, ये कहां पे आ रहा है बेटा? फेस। फेस पे जो वॉल्यूम आती है बेटा वो कितनी आती है? हाफ। ये जो बेटा एटम आ रहा है, ये कहां पे आ रहा है? बॉडी सेंटर। और बेटा ये वॉल्यूम जो है वो कितनी आती है? फुल 1। तो सर फिर एज कौन सी होती है बेटा? ये देखो बेटा, इसे कहते हैं एज। ये होती है एक एज, इसे कहते हैं एज बेटा। इसे हम क्या कहते हैं? एज। इस पे बेटा वॉल्यूम कितनी आती है? 1/4 का। तो जो कॉर्नर्स को अटैच करती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं। हालांकि एज वाला पार्ट जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो ये थे बेटा हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने यूनिट सेल्स को पढ़ा।
अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे कि इनको हम कैसे बेस्ट पैकिंग में लाते हैं। ऐसा कैसे होता है कि सिंपल यूनिट सेल जनरेट होता है, ऐसा कैसे होता है कि एफसीसी यूनिट सेल जनरेट होगा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बीसीसी जैसा यूनिट सेल जो है वो जनरेट होता है। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे।